Greetings 12th class political science students. Welcome back to our channel. Hope you all are doing great. We have completed first part of the chapter, right? And today we are going to do second part. Basically in this chapter we are studying the crisis of democracy in our country. We have understood the background. We have understood what was the economic condition in 1971, 72, 73 and 74. We have understood that in all of the country there were a lot of problems only. On the basis of the last discussion we are able to say that yes, there were problems from each and every direction. Right? Crops failure were there. Along with that, government was not giving salaries to government employees. Right? Along with that, we have also discussed that there were a lot of problems. War, because of that, a lot of country's economy was expanding on the military purposes only. And that's why government was not able to fulfill even the common needs of the people. Everything was very much expensive. Oil was very much expensive. Common things which were essential commodities of life, they were very much expensive. So all these things have contributed for the background of unrest in whole of the country. So what were the condition in Gujarat and Bihar then? क्योंकि यहाँ वो सेंटर्स हैं जहां से मूवमेंट शुरू होगा. यहाँ पे क्या हो रहा था, मतलब यहाँ पे कैसे ये दोनों सेंटर्स बन गए, एंड व्हाट वाज द इम्पैक्ट एंड हाउ द गवर्नमेंट विल ट्राई टू डील इट, दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इन टुडेज क्लास. राइट? So let us start now. Gujarat and Bihar movements. Students protest in Gujarat and Bihar, both of which were Congress ruled states. अब देखो प्रॉब्लम क्या हुई. अब देखो इनको इंपॉर्टेंस क्यों दिया गया. इनको इंपॉर्टेंस इसलिए दिया गया क्योंकि गुजरात और बिहार दोनों के दोनों ऐसे स्टेट्स हैं जिनके ऊपर कांग्रेस का रूल था. बट वहां पे भी क्या होना शुरू हो गया, वहां पे स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट होना शुरू हो गए. राइट? क्योंकि हम लोगों ने स्टडी किया था ना ऑलरेडी. क्या स्टडी किया था कि जो गवर्नमेंट है वो डिमांड्स को फुलफिल नहीं कर पा रही है. जो ऑलरेडी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं उनकी सैलरीज नहीं दे पा रही है. राइट? हैड फार रीचिंग इंपैक्ट ऑन द पॉलिटिक्स ऑफ द टू स्टेट्स एंड नेशनल पॉलिटिक्स. तो इसका इंपैक्ट पड़ेगा. अगर देखो, अगर मान लिया स्टेट में भी वही गवर्नमेंट है, नेशनल लेवल पे भी वही गवर्नमेंट है, तो उन स्टेट्स में अगर प्रोटेस्ट हो रहा है ना, तो कहीं ना कहीं उसका इंपैक्ट ज्यादा पड़ता है नेशनल पॉलिटिक्स के ऊपर. तो इन दोनों स्टेट्स की जो कंडीशन थी उसने नेशनल पॉलिटिक्स को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस कर दिया. In January 1974, students in Gujarat started an agitation against rising prices of food grains, cooking oil and other essential commodities and against corruption in the high places. तो यहाँ पे क्या हुआ, 1974 तक आते आते सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है. क्या होना शुरू हो गया है, जो स्टूडेंट्स थे इवन उन्होंने भी पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया. कैसे कि वो लोग क्या करें, प्रोटेस्ट करें. क्योंकि देखो वो भी रीड करें, अगर उनके पेरेंट्स कुछ अर्न नहीं कर पाएंगे तो स्टूडेंट्स की फी कहां से आएगी. दे विल नॉट बी एबल टू गेट एजुकेशन एटलीस्ट, है ना, क्योंकि उनके घर वालों की अगर एसेंशियल नीड्स ही कंप्लीट नहीं होंगी, फ्रॉम वेयर देयर पेरेंट्स आर गोइंग टू गिव देम एक्सपेंडिचर फॉर देयर एजुकेशन. तो स्टूडेंट्स भी क्या आ गए, क्योंकि स्टूडेंट्स ही तो कल को भविष्य बनने वाले थे ना, इसलिए ये भी क्या बन गए, कंट्री के एजिटेशन में इन्होंने इंक्लूड होना शुरू कर दिया. और जो राइजिंग प्राइसेस थे, कुकिंग ऑयल की बहुत ज्यादा क्या थे, प्राइस हाई हो गए थे, है ना, और जो हमारी कंट्री में करप्शन था बहुत ज्यादा हाई प्लेसेस पर, तो उसके अगेंस्ट सारे के सारे स्टूडेंट्स क्या हो गए, उन्होंने एजिटेशन मतलब होता है प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया. फाइन. The students' protest was joined by the major opposition parties and became widespread, leading to the imposition of president rule in the state. अब देखो फिर क्या हुआ, अब जब स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया तो अब जो अपोजिशन पार्टीज होंगी, यू कैन थिंक इजीली कि उन लोगों के लिए तो प्लस पॉइंट हो गया. क्यों प्लस पॉइंट हो गया, क्योंकि उन लोगों के माइंड में ऑलरेडी आ गया कि भाई अब तो स्टूडेंट्स भी गवर्नमेंट को फेवर नहीं कर रहे हैं, सो इट्स अ बेटर चांस, बेस्ट चांस, है ना, टू गेट इन्वॉल्व इन द पॉलिटिक्स. इसलिए अब वो क्या हो गए, जो अदर पार्टीज थी वो सब भी क्या हो गए, वो भी उस पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो गए. लेकिन अब देखो क्या होता है कि जब किसी स्टेट में ऐसा सिस्टम लगता है कि जो स्टेट है ना उसका सिस्टम कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं चल पा रहा, तो वहां पे ना बेसिकली एक टूल यूज करती है रूलिंग पार्टी, और वो टूल का नाम है प्रेसिडेंट रूल. समझ आया? आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा भी होगा, है ना, अगर आप लोगों को ध्यान हो तो. हमारी कंट्री में तीन आर्टिकल्स बेसिकली ऐसे होते हैं, 352, 356 और 360, जिसके अंडर क्या लगती है हमारी कंट्री में, इमरजेंसी लगती है. लेकिन 356 बेसिकली कब लगती है, जब किसी स्टेट का सिस्टम ना ऐसा लगे किसी स्टेट की गवर्नमेंट को कि
अब तो ना यहाँ पे मतलब नेशनल गवर्नमेंट को भी ऐसा लगे कि वहां का सिस्टम नहीं है, प्रॉपरली नहीं चल पा रहा है अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, तो वहां पे क्या हो जाता है, प्रेसिडेंट रूल इंप्लीमेंट हो जाता है। समझ आया? तो यहाँ पे क्या हुआ, जब ओपोजिशन भी इंक्लूड हो गए, स्टूडेंट्स ऑलरेडी इन्वॉल्व थे पॉलिटिक्स में, प्रोटेस्ट में, तो अब क्या होना शुरू हो गया, तो अब यहाँ कांग्रेस ने क्या फील किया कि नहीं भाई अब तो यहाँ पे रूल नहीं चल रहा प्रॉपरली, तो अब उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, अब उन्होंने प्रेसिडेंट का रूल इंपोज कर दिया। समझ आया? मतलब फाइनली क्या हुआ, रिजल्ट क्या निकला, प्रेसिडेंट का रूल एस्टैब्लिश हो गया स्टेट में, राइट। द अपोजिशन पार्टीज डिमांडेड फ्रेश इलेक्शंस टू द स्टेट लेजिस्लेचर। और अब देखो क्या करेंगे, अब लोगों को क्या लगेगा कि गवर्नमेंट ने उनकी बात नहीं सुन रही है ना, गवर्नमेंट ने क्या, क्योंकि क्या बोल दिया कि प्रेसिडेंट का रूल इंप्लीमेंट कर दो, लेकिन ये चीज क्या है, ये कहीं ना कहीं कंट्री के लिए सही नहीं है, क्योंकि प्रेसिडेंट रूल आर्टिकल 356 है ना, जो हमारी कंट्री का सबसे ज्यादा मिसयूज होने वाला आर्टिकल है, क्योंकि जब भी सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है ना कि कोई एक स्टेट उसकी डिजायर के अकॉर्डिंग वर्क नहीं कर रहा, तो अपनी रिपोर्ट्स के बेसिस पे वहां पे इमरजेंसी इंप्लीमेंट करा देते हैं। समझ आया? तो अब लोगों को क्या लगा कि हमारी तो फ्रीडम खत्म हो रही है, इसलिए अब उन्होंने डिमांड क्या करनी शुरू कर दी कि ये जो गवर्नमेंट है ना, ये हमारी डिमांड्स को फुलफिल नहीं कर पा रही है, हमें तो क्या चाहिए, फ्रेश इलेक्शन चाहिए। मतलब जो कांग्रेस वाली गवर्नमेंट है उसने जानबूझ के प्रेसिडेंट रूल इंप्लीमेंट किया, इसलिए हमें क्या चाहिए, फ्रेश इलेक्शन चाहिए स्टेट्स में, राइट। तो अब फिर क्या हुआ, इसमें मोरारजी देसाई अ प्रोमिनेंट लीडर ऑफ कांग्रेस, ओ नेम याद आया, मोरारजी देसाई, हम लोगों ने नेम पढ़े थे, मोरारजी देसाई के, कामराज, निजालिंगप्पा, है ना, तो सारे के सारे क्या थे, प्रोमिनेंट लीडर थे, जो सिंडिकेट्स वाले लीडर थे। अब आप आई थिंक कनेक्ट कर पाए हो, जो डिवीजन हुआ था ना, अब देखो ये कहीं ना कहीं रिवेंज लेने का टाइम है कांग्रेस आर से, इंदिरा गांधी वाले से, है ना, क्योंकि वहां तो इंपॉर्टेंस मिला नहीं, तो अब ये लोग क्या कर रहे हैं, अब ये लोग कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस गेन करने के लिए उस प्रोटेस्ट को और ज्यादा कहीं ना कहीं भड़का रहे हैं, राइट। तो अब क्या था, मोरारजी देसाई अ प्रोमिनेंट लीडर ऑफ कांग्रेस हु वाज द मेन राइवल ऑफ इंदिरा गांधी व्हेन ही वाज इन द कांग्रेस, है ना, क्योंकि जब वो भी तो कांग्रेस में ही थे ना, कांग्रेस का तो स्प्लिट हुआ था कांग्रेस और कांग्रेस आर में, तो वो क्या थे, एक राइवल थे, ऑपोजिट, यू कैन से कि कंप्लीट ऑपोजिट थे। announced that he would go on an indefinite fast if fresh elections were not held in the state। और देखो उन्होंने क्या बोल दिया कि अगर फ्रेश इलेक्शन नहीं कराए ना, तो मैं क्या चला जाऊंगा, हम किसके ऊपर चला जाऊंगा, मैं इनडेफिनेट फास्ट। मतलब क्या होता है, आमरण अनशन सुना होगा ना, सुना होगा आप लोगों ने, कि जब तक वो डिमांड फुलफिल नहीं होती वो पर्सन कुछ खाते नहीं है ना। और ये आप लोगों को बड़े अच्छे से याद होना चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने क्या पढ़ा था, आंध्र प्रदेश वाले स्टेट के कंटेक्स्ट में पढ़ा था, पोटी श्रीरामुलु आपको याद होने चाहिए, है ना, जिन्होंने क्या किया था, इंडेफिनेट फास्ट किया था, और जब गवर्नमेंट ने उनकी डिमांड नहीं मानी कि आंध्र प्रदेश को लैंग्वेज बेसिस पे, लिंग्विस्टिक बेसिस पे एक स्टेट बना देना चाहिए, तो उनकी डेथ हो गई थी, जिसके बाद वो प्रोटेस्ट और ज्यादा तेज हुआ था, और फाइनली फिर हमारी कंट्री में फर्स्ट स्टेट ऑर्गेनाइज होता है ऑन द बिहाफ ऑफ लैंग्वेज, एंड दैट वाज आंध्रा, राइट। तो यहां पर भी क्या हुआ कि अब मोरारजी देसाई ने भी क्या बोल दिया कि अगर गवर्नमेंट ने बात नहीं मानी तो मैं क्या करूंगा, आमरण अनशन शुरू कर दूंगा, राइट। तो फिर क्या हुआ, under intense pressure from students supported by opposition political parties, assembly elections were held in Gujarat in June 1975। अब देखो गवर्नमेंट चाहे कितनी भी चीजों को प्रेशराइज करने की कोशिश करे, लेकिन जब एक टाइप से जो कहीं ना कहीं मिडिल क्लास हो गई ना, क्योंकि अब सभी स्टूडेंट्स भी इन्वॉल्व हो गए, तो सभी क्या हो गए, जब इन्वॉल्व हो गए प्रोटेस्ट में, तो अब गवर्नमेंट उस चीज को ज्यादा देर तक सप्रेस करके नहीं रख सकती थी। और गवर्नमेंट को ये भी तो कहीं ना कहीं, क्योंकि देखो अगर गवर्नमेंट मानेगी नहीं बातों को, तो इसका मतलब डायरेक्टली क्या होगा कि हम डेमोक्रेसी को एक्चुअल में फॉलो नहीं करने हैं। एंड फॉर बीइंग अ डेमोक्रेटिक कंट्री ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता हमारी कंट्री में कि हम लोगों की डिमांड्स को फॉलो ही ना करें, सुने ही ना। तो यहां पे फिर क्या हुआ, उस इंटेंस प्रेशर में आके गवर्नमेंट को क्या करना पड़ा, दोबारा से इलेक्शंस करवाने पड़े। समझ आया? अब इसके बाद, और कब हुए, 1975 में गुजरात में इलेक्शंस हो गए। द कांग्रेस वाज डिफीटेड इन दिस इलेक्शन। और देखो एडवांटेज ऑफ कोर्स डेफिनेटली मिला किसको, कांग्रेस, सॉरी जो अपोजिशन पार्टी थी, और क्योंकि क्या हुआ, कांग्रेस हार गई, राइट। देखो जो एक टाइप से इमीडिएट कॉज होता है ना, वो कहीं ना कहीं बहुत लार्ज स्केल पे इन्फ्लुएंस करता है किसी भी सिस्टम के रिजल्ट्स को, है ना। जैसे आप लोगों ने 1857 का रिवोल्ट पढ़ा होगा, तो जो राइफल वाला इशू था उसने रिवोल्ट ही शुरू करवा दिया, राइट। जैसे हमारी कंट्री के जो फ्रीडम फाइटर्स थे, उन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। तो आफ्टर द विनिंग ऑफ द कंट्री, आफ्टर द विनिंग ऑफ इंडिपेंडेंस, है ना, इंडिपेंडेंस स्ट्रगल, उन लोगों को बहुत इंपॉर्टेंस मिलना शुरू हुआ। तो यहां पर भी अगर आप देखोगे तो जिन लोगों ने कंट्रीब्यूट किया था
किसमें? जिन लोगों ने कंट्रीब्यूट किया था कि गुजरात में दोबारा से स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस होने चाहिए, तो अब क्या होंगे? वही लोग जीतेंगे ऑफ कोर्स, और कांग्रेस हार जाएगी। समझ आया? इन मार्च 1974 स्टूडेंट्स केम टुगेदर इन बिहार। अब देखो ये तो गुजरात का कंटेक्स्ट था, राइट? अब बिहार में, क्योंकि आप लोगों ने क्या पढ़ा है, गुजरात एंड बिहार मूवमेंट्स, गुजरात में तो क्या हुआ, इलेक्शंस भी करवा दिए भाई हमने दोबारा और कांग्रेस को हरा भी दिया। लेकिन अब दूसरी साइड क्या चल रहा था, गुजरात में क्या चल रहा था? इन मार्च 1974 स्टूडेंट्स केम टुगेदर इन बिहार टू प्रोटेस्ट अगेन राइजिंग प्राइसेस। मतलब सेम इशू, पूरी की पूरी कंट्री में ना सेम इशू चल रहा है, प्राइस बहुत ज्यादा हाई हो गए हैं, लोगों की एसेंशियल नीड्स पूरी नहीं हो पा रही हैं, राइट? तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि बिहार में भी प्रोटेस्ट पे उतर आए लोग, जो हाई प्राइसेस थे उसके अगेंस्ट में। फूड स्कार्सिटी मतलब फूड की शॉर्टेज थी, अनएम्प्लॉयमेंट था, करप्शन था, यही सारे कॉमन इशू पूरी की पूरी कंट्री में फैले हुए थे। तो बिहार में भी लोग आ गए उसके अगेंस्ट में। सो आफ्टर अ पॉइंट दे इनवाइटेड जयप्रकाश नारायण who had given up active politics and was involved in social work। जयप्रकाश नारायण का नेम आप लोगों ने सुना होगा। इनको बोला जाता है कंप्लीट रेवोल्यूशन के लिए, इनको याद किया जाता है संपूर्ण क्रांति। मतलब क्रांति ऐसी नहीं होनी चाहिए कि पॉलिटिक्स में हो गई, नो, आपको पूरे के पूरे एस्पेक्ट्स में, लाइफ के जितने भी एस्पेक्ट्स होते हैं ना, सभी में आपको रेवोल्यूशन करनी पड़ेगी, तब आप एक्चुअल में रिवोल्यूशन लेके आते हो। ये संपूर्ण क्रांति से बिलोंग करने वाले लीडर हैं, राइट? तो अब देखो, और ये सोशलिज्म को फॉलो भी करते थे, हम लोगों ने इनका नेम ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, राइट? अब देखो, हु हैड गिवन अप एक्टिव पॉलिटिक्स एंड वाज इन्वॉल्वड इन सोशल वर्क। लेकिन अब इन्होंने क्या किया था कि एक्टिवली पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, बट ये क्या करेंगे, सोशल वर्कर की फॉर्म में अपनी लाइफ स्पेंड कर रहे थे। लेकिन स्टूडेंट्स ने इनको क्या फोर्स किया, स्टूडेंट ने इनको इंसिस्ट किया कि आप हमारे प्रोटेस्ट को लीड करो एक टाइप से, क्योंकि जब तक एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप नहीं होती है ना, तब तक किसी भी चीज को लीड करने का मतलब मजा ही नहीं होता है। क्योंकि अगर देखो एक बहुत बड़ी भीड़ है, राइट, अगर उसको डायरेक्शन मिल जाए तो वो रिवोल्ट का काम कर सकती है। लेकिन अगर डायरेक्शन खत्म हो जाती है ना, तो वो भीड़ सिर्फ एक मोब मतलब वही भीड़ जिसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, वो उसी का काम करती है। तो यहां पर इन लोगों ने किसको इनवाइट किया, जयप्रकाश नारायण को इनवाइट किया। He accepted it on the condition that the movement will remain non-violent and will not limit itself to Bihar। अब देखो क्या हुआ, अब इन्होंने क्या बोला कि जो मूवमेंट होगा ना, ये नॉन वायलेंटिक एस्पेक्ट्स पर बेस्ड होगा, एंड विल नॉट लिमिट, मतलब अपने आप को ये लिमिट नहीं करेगा कि बिहार में हो गया तो बात खत्म हुई। क्योंकि देखो संपूर्ण क्रांति है भाई, जब लाइफ के सभी एस्पेक्ट्स को इंक्लूड करेगी तो मतलब ये सारे के सारे स्टेट्स को भी कहीं ना कहीं क्या करेंगे, बोलेंगे ना कि सारे के सारे इंडिया में होना चाहिए फिर तो, क्योंकि कंडीशन तो पूरी इंडिया की खराब हो रही है। So thus the students movement assumed a political character and had national appeal। अब क्या हुआ कि जब स्टूडेंट्स का मूवमेंट था उसे एक पॉलिटिकल कैरेक्टर गेन कर लिया, क्योंकि गवर्नमेंट के ऊपर सबसे ज्यादा प्रेशर इन्हीं चीजों का पड़ रहा है कि अब तो स्टूडेंट्स भी फेवर नहीं कर रहे हैं, मतलब अब तो स्टूडेंट्स भी स्ट्राइक पे जा रहे हैं। ऐसी सिचुएशन हो गई है कंट्री में। पीपल फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ नाउ एंटर द मूवमेंट। अब जिसको जहां लग रहा है वो मूवमेंट में इंक्लूड हो रहे हैं, क्योंकि देखो भाई लाइफ में अगर इतनी सारी प्रॉब्लम्स एक साथ हैं, तो हम आज भी अगर देखो सोसाइटी में होता है ना कुछ गलत, तो हम बोलते हैं ना कि गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है, और वहां पे तो ऐसा लग रहा है कि सच में गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही थी, क्योंकि इतनी सारी प्रॉब्लम्स एक साथ। ऑल दो वी आर वेरी मच अवेयर कि हम वॉर लड़ रहे थे, प्रॉब्लम्स हो रही थी, बट इवन देन क्या थी, कहीं ना कहीं जो हम लोगों ने वहां से प्रॉब्लम शुरू कहां से हुई, जहां हमारी पॉलिटिक्स का कैरेक्टर होना शुरू हो गया इंडिविजुअल सेंट्रिक, पार्टी सेंट्रिक टू इंडिविजुअल सेंट्रिक, वहां से प्रॉब्लम शुरू हुई। और वहीं से फिर क्या हुआ, कांग्रेस में स्प्लिट हुए, क्योंकि इंदिरा गांधी ने कहीं ना कहीं क्या करना शुरू कर दिया, अपने अपोजिशन के आइडियाज को रिप्रेस करना शुरू कर दिया। और वहीं से जब किसी दूसरे के आइडियाज को सुनना बंद किया है ना उन्होंने, क्योंकि दूसरे के आइडियाज को एक टाइप से लिसन करना बंद कर दिया था, तो अब वहीं से प्रॉब्लम्स अराइज हुई थी, राइट? So Jayaprakash Narayanan demanded the dismissal of Congress government in Bihar and gave a call for total revolution in the social, economic and political sphere in order to establish what he considered to be true democracy। अब मैंने आपको बताया ना कि इनको किस नाम से रखा जाता है, इनको टोटल रेवोल्यूशन, देखो यहां पर भी गिवन है संपूर्ण क्रांति, टोटल रेवोल्यूशन मतलब संपूर्ण, कंप्लीट। अब नारा है भावी इतिहास बनाना है, मतलब विद टोटल रेवोल्यूशन एज आवर मोटो द फ्यूचर बिलोंग्स टू अस। मतलब टोटल रेवोल्यूशन के साथ हम क्या करेंगे, ऐसा फ्यूचर बनाएंगे जो सिर्फ हमसे बिलोंग करेगा, मतलब एक टाइप से मोटिवेशनल लाइन थी। और एज आई टोल्ड यू कि संपूर्ण क्रांति, टोटल रेवोल्यूशन, उसका मतलब लाइफ के किसी एक एस्पेक्ट से नहीं था। उन्होंने क्या बोला, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल स्फीयर सभी में रेवोल्यूशन आना चाहिए अगर हम एक्चुअल में एक डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश करना चाहते हैं तो, राइट?
तो इट मींस क्या था, उन्होंने सारे के सारे एस्पेक्ट्स को कंप्लीटली क्या कर लिया, एक टाइप से सेंटर पॉइंट बना दिया, और इसीलिए लोग क्या हो गए, एक्टिवली पार्टिसिपेट करना शुरू कर देते हैं. सो अ सीरीज ऑफ बांस, घेराव्स एंड स्ट्राइक्स were organized in protest against the Bihar government. The government, however, refused to resign. देखो गवर्नमेंट के अगेंस्ट क्या हुआ कि प्रोटेस्ट करो, स्ट्राइक करो, लोगों ने हड़ताल करनी शुरू कर दी, धरने प्रदर्शन शुरू हो गए, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट देखो चुपचाप बैठी है. क्या बोल रही है, रिफ्यूज टू रिजाइन. वो तो मना कर रहे भाई रिजाइन करने से, राइट. अब देखो यहाँ पे सेव डेमोक्रेसी, ये जयप्रकाश नारायण बैठे हैं. अब देखो ये गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव क्या कह रहे हैं, देखो करप्शन, लॉलेसनेस, वायलेंस, ये सब कुछ चल रहा है, ये सिचुएशन है हमारी कंट्री की. तो अब देखो ये गवर्नमेंट वाले क्या बोल रहे हैं, लुक ही इज ट्राइंग टू सबवर्ट डेमोक्रेसी, क्रिएट चॉइस एंड ग्रैब पावर. अब देखो क्या करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये लोग क्या दिखा रहे हैं कि ये जो पर्सन है ना, ये क्या करने की कोशिश कर रहा है, ये करने की कोशिश कर रहा है डेमोक्रेसी को, एक टाइप से हमारी डेमोक्रेसी को पलटने की कोशिश कर रहा है. क्योंकि अकॉर्डिंग टू दीज पीपल, कांग्रेस के पीपल के अकॉर्डिंग तो यही डेमोक्रेटिक है, लेकिन जयप्रकाश नारायण उन्होंने बोला कि हम कंप्लीट रेवोल्यूशन करेंगे, टोटल रेवोल्यूशन करेंगे. तो अकॉर्डिंग टू दैम ये क्या करने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए क्या करने की कोशिश कर रहा है, ये पर्सन डेमोक्रेसी को पलटने की कोशिश करे. इसलिए कुछ ना ऐसी सिचुएशन क्रिएट करो जिससे ऐसा लगे कि इंस्टेबिलिटी है, और पावर को दोबारा से ग्रैब कर लो, राइट. लेकिन अब फिर क्या हुआ, गवर्नमेंट ने जब रिजाइन किया तो द मूवमेंट वाज बिगिनिंग टू इन्फ्लुएंस नेशनल पॉलिटिक्स. लेकिन फिर अब जब गवर्नमेंट मना करेगी और जब इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग लेवल पे प्रोटेस्ट हो रहा है, तो नेशनल लेवल पे तो ऑफ कोर्स उसका इंपैक्ट पड़ेगा, राइट. सो जयप्रकाश नारायण वेंटेड टू स्प्रेड द बिहार मूवमेंट टू अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री, एज ही ऑलरेडी टोल्ड कि ये जो मूवमेंट है ना, ये सिर्फ बिहार तक एक टाइप से लिमिटेड नहीं होना चाहिए. क्या होना चाहिए, अदर स्टेट्स में, कंट्री के अदर स्टेट्स में भी स्प्रेड होना चाहिए, राइट. सो alongside the agitation led by Jayaprakash Narayanan, the employees of the railway gave a call for nationwide strike. अब जब इन्होंने बोला ना पूरे के पूरे नेशन में होना चाहिए, तो अब इसका देखो इन्फ्लुएंस क्या पड़ेगा, इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा कि जो लोग भी परेशान थे ना, अब वो सारे के सारे इन्वॉल्व होना शुरू हो जाएंगे. इसीलिए क्या हुआ कि रेलवे के लोग परेशान थे, अब वो भी इसको ज्वाइन कर लेंगे इस मूवमेंट को, राइट. दिस थ्रेटन टू पैरालाइज द कंट्री. और अब ये सिचुएशन कैसे होने वाली, कंट्री को पैरालाइज करने वाली होने वाली है. In 1975, JP led a people march to the parliament. This was the one of the largest political rallies ever held in the capital. मतलब अब लोगों को लेके कहाँ चल रहे हैं, एक पॉलिटिकल रैली निकालने की, हम कंट्री की कैपिटल सिटी में जाएंगे भाई, जहां हमारे एक्चुअल में रिप्रेजेंटेटिव बैठे हैं, क्योंकि पार्लियामेंट की तरफ जा रहे हैं ना. तो अगर हमने उन लोगों को चुनकर भेजा तो हाउ कैन दे बिहेव लाइक अ डिक्टेटर, कि वो हमारी बातों को सुन ही नहीं रहे हैं. और अगर हमने इनको इलेक्ट किया तो दे शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर अस. लेकिन वो तो रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाम पे क्या कर रहे हैं, सिर्फ हमारे ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं, कंडीशन को खराब कर रहे हैं. तो इसलिए प्रोटेस्ट, आप लोगों ने सुभाष चंद्र बोस का स्लोगन सुना होगा, दिल्ली चलो, है ना. तो यहाँ पे भी कुछ ना कुछ सिनेरियो ऐसा ही बन रहा है कि पार्लियामेंट चलो. और ये वन ऑफ द लार्जेस्ट पॉलिटिकल रैली थी जो कभी हमारी हिस्ट्री में हुई है, कैपिटल सिटी को लेकर. मतलब कैपिटल सिटी में जब लोग इतने लार्ज स्केल पे पहुंचे हैं. He was now supported by the non-Congress opposition parties like the भारतीय जनसंघ, कांग्रेस, भारतीय लोकदल, सोशलिस्ट पार्टीज एंड अदर्स. अब दूसरी पार्टीज, अब देखो एज आई टोल्ड यू कि जब रूलिंग पार्टी के अगेंस्ट में कुछ हो रहा है तो जो अपोजिशन पार्टीज होंगी वो तो इसको एज एडवांटेज यूज करेंगी ना. उनको तो लगेगा कि अच्छी बात है, गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ होना ही चाहिए, तो उनका तो बिना कहीं उनका इंटेंशन पूरा हो रहा है, राइट. तो अब उन लोगों ने भी लार्ज स्केल पे इस प्रोटेस्ट को ज्वाइन कर लिया, सबने, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनसंघ, भारतीय लोकदल, सबने ज्वाइन कर लिया. सो दीज पार्टीज वर प्रोजेक्टिंग जेपी एज एन अल्टरनेटिव टू इंदिरा गांधी. अब इन्होंने क्या बोला कि हमारी जो पॉलिटिक्स है उसमें क्या होना चाहिए, इंदिरा गांधी को हटाओ और अल्टरनेटिव, उसका एक अल्टरनेटिव है हमारे पास, वो कौन है, जयप्रकाश नारायण. क्योंकि जितनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन कहीं ना कहीं इंदिरा गांधी होल्ड किए हुए थी, हालांकि उस टाइम तक इंदिरा गांधी को आप कंसीडर करोगे कि ऐसी सिचुएशन थी जिन्होंने कंट्री के सारे सिस्टम को कंट्रोल करके रखा हुआ है ना, एक सिंगल पर्सन ने. अब लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जयप्रकाश नारायण है वो एक अल्टरनेटिव हो सकते हैं इंदिरा गांधी के. However, there were many criticism about his idea and about the politics of mass agitation that he was employing. हालांकि कुछ लोगों ने इसको क्रिटिसाइज भी किया. क्यों किया, क्योंकि जो आइडियाज थे, जो इतने लार्ज स्केल पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं, एजिटेशन हो रहे हैं, उसके अगेंस्ट में. Both the Gujarat and Bihar agitation were seen as anti-Congress and rather than opposing the state governments.
दे वर सीन एज प्रोटेस्ट अगेंस्ट द लीडरशिप ऑफ इंदिरा गांधी। अब देखो दोनों स्टेट्स में क्या हुआ, ऐसा लगा कि जो दोनों के दोनों मूवमेंट हो रहे ना एंटी कांग्रेस है ना, रादर देन अपोजिंग द स्टेट गवर्नमेंट। ऐसा लगा, ऐसा फील हुआ लोगों को, ऐसा हो रहा था। क्या हो रहा था, ऐसा देखा गया कि एंटी कांग्रेस सेंटिमेंट्स दिखा रहे हैं। और वो एंटी कांग्रेस सेंटिमेंट्स क्यों है, क्योंकि लोग प्रोटेस्ट करें किसके अगेंस्ट, इंदिरा गांधी के अगेंस्ट, ना कि स्टेट गवर्नमेंट के अगेंस्ट। राइट, शी बिलीव दैट द मूवमेंट वाज मोटिवेटेड बाय पर्सनल अपोजिशन टू हर। और इंदिरा गांधी ने क्या फील किया कि जो प्रोटेस्ट है ना, ये लोग प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं, इन लोगों को भड़काया जा रहा है। और उनको कौन भड़का रहा है, जो उसके पर्सनल अपोजिशन है, मतलब जो कहीं ना कहीं कांग्रेस से बाहर निकल के गए हैं, बट क्योंकि उनको कांग्रेस में इंपॉर्टेंस नहीं मिला तो वो क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, मौका परस्ती गेन करके वो उन लोगों को कहीं ना कहीं एकजुट करने, कंबाइन कर रहे हैं जिनको कांग्रेस में इंपॉर्टेंस नहीं मिला, अकॉर्डिंग टू इंदिरा गांधी। राइट, अब देखो यहां पर ये जो कंटेक्स्ट गिवन है, जयप्रकाश नारायण, ये थे कौन, लोकमान्य जयप्रकाश नारायण, ये थे मार्क्सिस्ट इन यूथ, है ना, मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी पढ़ी होगी आप लोगों ने। मार्क्सिज्म का बेसिकली मतलब क्या होता है, जो स्टेट को एक टाइप से इंस्ट्रूमेंट मानते हैं कि यस, जो जितना भी एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है वो स्टेट की वजह से हो रहा है। तो मार्क्सिस्ट थे अपने यूथ टाइम पीरियड में, फाउंडर जनरल सेक्रेटरी ऑफ कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। लेकिन देखो फिर क्या हुआ, सोशलिज्म की तरफ अट्रैक्ट हुए, यूथ लेवल में सिर्फ मार्क्सिस्ट को फॉलो कर रहे थे, लेकिन फिर क्या हुआ, अट्रैक्ट हुए सोशलिज्म की तरफ और क्या बन गए, जनरल सेक्रेटरी of Congress Socialist Party and the Socialist Party, hero of the 1942 Quit India Movement, उसमें भी हीरो रहे, लीडर रहे बड़े अच्छे। डिक्लाइन टू ज्वाइन नेहरूज कैबिनेट, और क्या किया, डिक्लाइन मतलब मना कर दिया। उसके बाद आफ्टर 1955 क्विट एक्टिव पॉलिटिक्स, और क्या किया, मना किया, डिक्लाइन कर दिया ज्वाइन करने के लिए कांग्रेस की कैबिनेट को। और 1955 में बोला कि मेरे को अब एक्टिवली पार्टिसिपेट करना ही नहीं है पॉलिटिक्स में, क्योंकि हम जो चाह रहे थे हमें फ्रीडम वो मिल गई है। बिकेम अ गांधीयन एंड, क्योंकि देखो आप लोगों ने अभी अभी पढ़ा ना कि उन्होंने क्या अपील की थी, उन्होंने यही अपील की थी कि हम लीड तो करेंगे, मतलब एज अ लीडर आई विल हेल्प यू, बट जो प्री कंडीशन है वो क्या होनी चाहिए कि नॉन वायलेंटिक एस्पेक्ट पर बेस्ड होगा। तो ये चीजें क्या दिखाती कि वो गांधीयन फिलोसफी को फॉलो करते थे। राइट, एंड वाज इन्वॉल्व इन द भूदान मूवमेंट। अब ये भूदान मूवमेंट क्या था, ये भूदान, भू मतलब होता है भूमि, जमीन, लैंड। तो अब क्या हुआ था कि जब इनको दिखा ना कि कंट्री की कंडीशन बहुत ज्यादा खराब है, कुछ लोग तो हैं जो बहुत ज्यादा क्या बैठे हैं, एक बहुत अच्छी इकोनॉमिक पोजीशन को सिक्योर किए हुए हैं, और कुछ लोग ऐसे जिनकी 2 मील्स की नीड्स भी पूरी नहीं हो रही, मतलब उनको खाना भी नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसे में इन्होंने ना लोगों को मोटिवेट किया कि जिनके पास एक्स्ट्रा लैंड है वो क्या कर दो, आप डोनेट कर दो कंट्री के लिए। भूदान मतलब अपनी लैंड को दान करो, आप डोनेट करो, क्योंकि आपके ही भाई बंधु जो भूखे बैठे हुए हैं। तो इन्होंने जब ऐसे अपने मोटिवेशनल चीजें दी, लाइंस बोली, तो उसका इंपैक्ट बहुत लार्ज स्केल पे हुआ, और बहुत सारे लोगों ने अपनी जमीनें छोड़ दी थी एक्चुअल में, मतलब इतना इन्फ्लुएंशियल लीडरशिप थी इनकी, इतने इंपॉर्टेंट लीडर रहे हैं हमारी कंट्री के। राइट, आज अगर आप बोलोगे किसी को 1 इंच भी कोई जमीन नहीं छोड़ेगा, लेकिन इनके बोलने पर कई एकड़ लैंड क्या हो गई थी, डोनेट हो गई थी। राइट, तो अब देखो फिर क्या हुआ, नेगोशिएशंस विद द नागा रेबल्स, पीस इनिशिएटिव इन कश्मीर एंड एंश्योर द सरेंडर ऑफ डेकोइट्स इन चंबल, मतलब बहुत सारी पीस मूवमेंट के लिए इन्होंने वर्क किया। लीडर ऑफ बिहार मूवमेंट, ही बिकेम द सिंबल ऑफ अपोजिशन टू इमरजेंसी एंड वाज द मूविंग फोर्स बिहाइंड द फॉर्मेशन ऑफ जनता पार्टी। अब इन्होंने क्या किया, अब इन्होंने सरेंडर किया, किसके रिगार्डिंग, सरेंडर टू डेकोइट्स इन चंबल, उनको मजबूर किया। बिहार मूवमेंट के लीडर रहे, उसके अलावा क्या रहे, अपोजिशन पार्टी के एक टाइप से चेहरा बन गए। राइट, क्यों बन गए, क्योंकि अपोजिशन वालों ने इनको क्या बोला था कि आप हमें लीड करो, समझा, तो अपोजिशन पार्टी का चेहरा भी बन गए। तो इसके अलावा क्या हुए, एंड मूविंग फोर्स बिहाइंड द फॉर्मेशन ऑफ द जनता पार्टी, और उसके फोर्स बन गए उसके पीछे, जनता पार्टी के पीछे। राइट, मतलब उसको फॉर्मेशन करवाने के लिए। अब रेलवे स्ट्राइक जो आप लोगों ने पढ़ा ना, ये रेलवे का इंसिडेंट है ना, तो रेलवे का इंसिडेंट क्या था जिसमें उन्होंने लोगों को एक टाइप से अट्रैक्ट किया बहुत ज्यादा, और रेलवे के लोग स्ट्राइक पे चले गए, ये क्या चीज थी। सो रेलवे स्ट्राइक ऑफ 1974, व्हाट वुड हैपन व्हेन द रेलवे स्टॉप रनिंग, क्या हो अगर रेलवे चलनी बंद हो जाए, नॉट फॉर 1 or 2 days बट फॉर मोर देन अ वीक, 1 या 2 दिन के लिए नहीं बल्कि बहुत दिनों के लिए, वीक के लिए। ऑफ कोर्स मेनी पीपल वुड गेट इनकन्वीनियंस्ड, but more than that the economy of the country would come to a halt because goods are transported from one part to another by trains.
देखो ऑफ कोर्स पीपल तो परेशान होंगे ही होंगे, जनता तो परेशान होगी ही होगी, लेकिन सबसे ज्यादा लॉस किसको होगा? अगर ट्रेन चलनी बंद हो जाए तो सबसे ज्यादा लॉस होगा कंट्री की इकोनॉमी को, राइट? क्योंकि सबसे अगर आप चीप रेट्स पे, क्योंकि देखो एरोप्लेन्स और ये सारी चीजें टेक्नोलॉजिकली इतने ज्यादा एडवांस नहीं थे हम लोग, तो उस टाइम पे क्या थी, कंट्री की पोजीशन ऐसी थी कि सबसे ज्यादा ट्रांस, और आज भी इवन यही होता है, क्योंकि सबसे चीप सोर्स माना जाता है रेलवेज को, क्योंकि गुड्स को जो ट्रांसपोर्ट करना था एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे, उसका सोर्स था ट्रेन। लेकिन ऐसे में क्या होगा, जब एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक चीजें जाएंगी नहीं तो इकोनॉमी को बहुत ज्यादा हॉल्ट, मतलब एक हाल्ट लगेगा, नुकसान पहुंचेगा। डू यू नो दैट सच अ थिंग एक्चुअली हैपेंड इन 1974? और ऐसी चीज ऑलरेडी हैपन हो चुकी है। नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी फॉर रेलवे मैन स्ट्रगल led the George Fernandez gave a call for nationwide strike by all employees of the railways। और क्या हुआ, फाइनली कंट्री में एक नेशन वाइड स्ट्राइक हुई, राइट? और उसके बाद द गवर्नमेंट वाज अपोज टू दीज डिमांड्स। लेकिन गवर्नमेंट क्या, क्योंकि देखो हमने क्या पढ़ा था कि गवर्नमेंट ने ना लोगों को सैलरीज देनी बंद कर दी थी, जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज थे, तो इससे कंडीशन और ज्यादा वर्स हो गई थी। तो अब यहाँ पे गवर्नमेंट ने उनकी डिमांड्स को मानना बंद कर दिया, सुना ही नहीं। So the employees of India's largest public sector undertaking went on a strike in May 1974। तो लोगों के पास ऑप्शन क्या था, वो स्ट्राइक पे चले गए 1974 पे। The strike by the railway employees added to the atmosphere of the labor unrest। और इसने क्या कर दिया, जो स्ट्राइक थी ना रेलवे की, उसने कंट्री के एटमोस्फेयर को कैसा बना दिया जिसमें लेबर में अनरेस्ट है, पूरी की पूरी लेबर क्लास में। It also raised issues like right to of the worker and whether employees of essential services should adopt measures like strikes। और यहां से हमारी कंट्री के लोगों को क्या समझ आया कि अगर गवर्नमेंट डिमांड्स को नहीं मान रही है तो वो स्ट्राइक जैसे मेजर्स को अडॉप्ट कर सकते हैं, और वो जरूरी है। द गवर्नमेंट डिक्लेयर द स्ट्राइक इलीगल। और गवर्नमेंट ने, लेकिन गवर्नमेंट अब इनसे भी आगे थी, क्योंकि गवर्नमेंट ने क्या बोला, क्योंकि उस टाइम पे कहीं ना कहीं आप बहुत ऑपरेसिव रोल देख रहे हो गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट ने क्या बोला, जो स्ट्राइक है वो इलीगल है, मतलब गवर्नमेंट के ऑफिसर जो वो स्ट्राइक कर ही नहीं सकते। As the government refused to concede the demands of the striking workers, arrested many of their leaders and deployed the territorial army to protect railway track। अब मतलब गवर्नमेंट ने क्या करना शुरू कर दिया, इनकी डिमांड्स को मानना भी बंद कर दिया, उनके लीडर्स को अरेस्ट कर लिया, और क्या बोला, अपनी आर्मी को लगा दिया कि वो रेलवे को प्रोटेक्ट करें। मतलब आर्मी प्रोटेक्ट कर रही है, डिमांड्स तो गवर्नमेंट सुन नहीं रही है। The strike had to be called off after 20 days without any settlement। और क्या बोला गया कि स्ट्राइक बंद होगी 20 डेज के बाद और विदाउट एनी सेटलमेंट, मतलब गवर्नमेंट उनकी डिमांड्स को मानना भी नहीं, और विदाउट एनी काइंड ऑफ फ्रूटफुल डिसीजन, फ्रूटफुल रिजल्ट। जो स्ट्राइक थी उसका एंड कर दिया गया, कॉल ऑफ कर दी गई। मतलब यहां पर अगर आप लोग देख पा रहे हो तो यहां जो कंट्री की पोजीशन एक्चुअल में वो कैसी हो रही है कि जहां पे गवर्नमेंट सबको सिर्फ रिप्रेस करने की कोशिश कर रही है। कोई गवर्नमेंट के अगेंस्ट जा रहा है तो उसको क्या बता दिया जा रहा है, डेमोक्रेसी के अकॉर्डिंग फिट और फाइन नहीं है, ये डेमोक्रेसी में नहीं हो सकती चीजें, राइट? तो कहीं ना कहीं सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब है। गवर्नमेंट ने ऑपरेसिव पॉलिसीज अडॉप्ट की हुई हैं। अगर कोई लीडर अगेंस्ट में आ रहा है तो गवर्नमेंट क्या बता रही है कि एंटी कांग्रेस वाले एलिमेंट्स हैं जो लोगों को भड़का रहे हैं, मतलब एक्चुअल में अनरेस्ट नहीं है कंट्री में, वो चीजें शो होने की कोशिश हो रही हैं। यहां तक तो है कंट्री की पोजीशन, लेकिन अब कन्फ्लिक्ट्स होंगे जुडिशरी के साथ भी कि क्या, अब जुडिशरी को लेकर क्या कन्फ्लिक्ट्स होने वाले हैं, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास। आई होप टिल हियर एवरीथिंग इज कंप्लीटली क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इफ you are having any doubt, you can ask your doubts in comment section. Judiciary and the conflicts of government we will discuss in next class. Till then, keep learning and stay connected. Thank you. Thanks a lot.